हेलो दोस्तों, कैसे हो। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेज में। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 100 ऑब्जेक्टिव साइंस का मॉडल पेपर। ठीक, साइंस का मॉडल पेपर जो कि ऑब्जेक्टिव का हम लोग करेंगे और आपके जो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम है उसमें अवश्य ही पूछा जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में टैली करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो वीडियो को चालू करने में किस बात की देरी है, चलिए आज के शुभ कार्य हम लोग कर रहे हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत होते हैं। यानी सूर्य तथा अन्य तारों के बीच जो ऊर्जा के स्रोत होते क्या होते हैं, आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो देखिए, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है करेक्ट है, यानी नाभिकीय संलयन। कोई दिक्कत है? सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत होते हैं किसके माध्यम से? तो नाभिकीय संलयन। अब देखिए, नाभिकीय विखंडन में बहुत ही ऊर्जा बड़ा मुक्त होता है। यहाँ से दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से अभिक्रिया में ऊर्जा सबसे ज़्यादा मुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन में। और सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? नाभिकीय संलयन। तो चलिए हम देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, कह रहा है इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। यानी दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही हमारा दर्पण सूत्र होता है। अगर लेंस सूत्र की बात किया जाएगा तो हमारा यहाँ पर प्लस के जगह पे क्या होगा? माइनस होगा। दोनों बात को ध्यान दीजिएगा, पकड़िएगा, दोनों क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन ही समझिए, जो कहा जा रहा है उसको हम आपको समझा रहे हैं कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो दर्पण में जो होता है प्लस होता है और लेंस में जो होता है माइनस होता है। तो आप किस में माइनस करेंगे? यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया इसका करेक्ट है, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। बात को हमारा पकड़िएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा, आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहा जा रहा है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। यानी टिंडल का प्रभाव कहाँ पर देखा जाता है? तो टिंडल का प्रभाव जंगल में देखा जाता है। कहाँ पर? जंगल में। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अब कहा जा रहा है कि तारों के टिमटिमाने, यानी तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, अगर आप हमारे फर्स्ट वीडियो देखे होंगे क्लास टेंथ के तो उसमें स्पष्ट हम बताए हैं कि तारों के टिमटिमाने का जो कारण होता है वो क्या होता है। बताए थे हम आप लोगों के, प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत है? तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? अपवर्तन का सिद्धांत। यानी कौन सा अपवर्तन, ये भी ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन सा अपवर्तन? वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि वायुमंडल का होता है, वायुमंडल में कभी गर्म हवा चलता है तो वायुमंडल में कभी ठंडा हवा चलता है। बात को हमारा पकड़िएगा। देखिएगा, आप अक्सर देखते होंगे कि वायुमंडल जो होता है उसमें दो तरह की हवाएं चलती हैं। कौन कौन? तो पहला चलता है गर्म, पहला कौन चलता है? गर्म। और दूसरा चलता है ठंडा। दूसरा कौन चलता है? ठंडा। जब वायुमंडल में गर्म हवा चलता है तो वायुमंडल फैलता है। वायुमंडल क्या होता है? फैलता है। जब वायुमंडल में ठंडा हवा चलता है तो वायुमंडल सिकुड़ता है। इसी घटना को हम बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। कोई दिक्कत है? यानी आपसे पूछा भी जा सकता है 2 नंबर मार्क्स के लिए कि वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। तो कभी वायुमंडल में ठंडी हवा चलती है तो कभी वायुमंडल में गर्म हवा चलती है। यदि वायुमंडल में ठंडी हवा चलती है तो आसमान जो होता है फैलता हुआ नजर आता है, आसमान क्या होता है? सिकुड़ता हुआ नजर आता है। और जब ठंडा गर्म हवा चलता है तो आसमान हमारा क्या होता है? फैलता हुआ नजर आता है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको ध्यान में पकड़िएगा। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी अपवर्तन के सिद्धांत। कोई प्रॉब्लम? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और देखिए इसमें कहा जा रहा है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी सामान्य नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें कोई दिक्कत है, थोड़ा सा भी परेशानी आपको लग रहा है तो हमको बताइएगा कॉमेंट कर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एक बल्ब के 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। ध्यान को देखिए, बात को पकड़िएगा हमरा। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो आप कंथस्ट याद करिएगा क्या होता है, 2 एम्पियर होता है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है, नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो कुंडली होता है इसमें न तो धन आवेश का चिन्ह होता है न तो माइनस यानी ऋण आवेश का चिन्ह होता है, किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है। किसमें, कुंडली में। बाकी सब में होता है, आमीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है और विद्युत सेल में भी होता है, मगर किस उपकरण में हमारा धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, यानी लघु पथन जब होता है। अब लघु पथन क्या होता है, आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लघु पथन क्या है। लघु पथन यानी इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, शॉर्ट सर्किट, यानी लघु पतन को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा, जब धनात्मक तार और ऋणात्मक तार, यानी देखिएगा हमारे घर में जो वायरिंग होता है वो 2 तारों से होता है, एक तो पॉजिटिव रहता है एक तो निगेटिव रहता है, यानी जब धनात्मक तार और ऋणात्मक तार आपस में टकराते हैं, आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तब क्या होता है, लघु पतन होता है, या इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, या इसी को बोलते हैं लघु पतन। क्या बताया हमने, जब धनात्मक तार यानी जब प्लस तार और माइनस तार दोनों आपस में टकरा जाते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, टकरा जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा लघु पतन होता है, यानी जुक्ति सभी जल जाती है। कोई दिक्कत है तो देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक हो जाता है, जिसके कारण दोनों तार गल जाता है, यानी लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज हमारे फैराडे साहब किए थे। कौन, फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज हमारे फैराडे साहब ने किया था, यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, यानी एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात को हमारा पकड़िएगा, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है प्लस v/u होता है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर v/u, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत, अब यहीं पर हमारा बात को पकड़िएगा, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तल लेंस का आवर्धन कितना होता है। उत्तल लेंस का जो आवर्धन होता है -v/u होता है। उत्तल लेंस का जो आवर्धन होता है क्या होता है, -v/u होता है। कोई दिक्कत है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर में वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। देखिए पहला मॉडल पेपर जो हम बताए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, यानी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी आप बताइए इनमें से कौन सा संबंध, यानी इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए
ई तो नहीं होता है, न यही होता है, न यही होता है, कौन सा होता है, ए होता है। यानी एफ बराबर, ध्यान से देखिएगा, एफ बराबर r/2 होता है। यहाँ पर जो 2 है इधर गुणे में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भागे में होगा, यानी f बराबर r/2 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसमें क्या बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो ध्यान देखिएगा, मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। यानी जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बिल्कुल ही हम लोगों का क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हमारे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है। कोई दिक्कत है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि मानव के नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस भाग पर बनता है। तो रेटिना होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया बिल्कुल ही करेक्ट है। और चलिए आगे की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। आपको बताना है कि विद्युत धारा का जो यानी विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, बताइएगा। देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन है, यानी स्रोत नहीं है। बायोगैस, अब बायोगैस किसको कहते हैं, मीथेन गैस को हम लोग क्या कहते हैं, बायोगैस। ध्यान से देखिएगा, मीथेन गैस को क्या कहते हैं, बायोगैस, या इसको गोबर गैस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गोबर गैस। ध्यान से देखिएगा, हमारा बात को ध्यान में रखिएगा, पकड़िएगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, या तो बायोगैस पूछ सकता है, या मीथेन पूछ सकता है, या गोबर गैस पूछ सकता है। बुझा रहा है क्या हम बोल रहे हैं। तो पूछा जा रहा है निम्न में से कौन बायोगैस का ईंधन स्रोत नहीं है। बायो स्रोत यानी बायोगैस के लिए उत्तम स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा हमारा बायोगैस का स्रोत नहीं है। कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा जा रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यानी कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, यही आपको बताना है। जो कोयला हमारा है वह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। उसके बाद देखिए, यानी कोयला क्या होता है, जीवाश्म ईंधन। अब ये भी समझिए, बात को हमारा पकड़िएगा कि जीवाश्म ईंधन क्या है। ये हमारे सब्जेक्टिव में पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए कि जीवाश्म ईंधन क्या है। यानी मृत जीवों के शरीर से, बात को हमारा पकड़िएगा, मृत जीवों के शरीर से जो ईंधन प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन। उसको क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। कोई दिक्कत। यानी मृत जीवों के शरीर से जो ईंधन प्राप्त होगा उसको हम लोग कहेंगे जीवाश्म ईंधन। तो इसमें बताइए कौन मृत जीवों के शरीर से प्राप्त होता है। लकड़ी जो होता है, पेड़ पौधा जो होता है, जल जाता है तो क्या बनता है, कोयला। यानी उसके मरने के बाद क्या बनता है, कोयला। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा हमारा है, कोयला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। यानी जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा जा रहा है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। यानी जो खतरे का होता है तो लाल रंग का होता है। कोई दिक्कत। और चलिए आगे की तरफ देखते हैं और जो कि हमारा क्वेश्चन है अगला। पूछा जा रहा है कि 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। यानी 1 जूल और 1 सेकंड, ध्यान दीजिएगा, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को हम लोग कहते हैं 1 वाट। कोई दिक्कत है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए जो 21 नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है।
देखिए हम लोग जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होता है। अगर मान लेते हैं हमारा क्षण चुंबक है तो इसमें कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। देखिएगा, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। यानी जब नॉर्थ और नॉर्थ आपस में मिलेगा, यानी एक जात का है कि नहीं है, यहाँ पर देखिए नॉर्थ और नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों एक जात का है, तो वहीं जो एक जात का रहता है उसको बोलते हैं सजातीय। बात को हमारा पकड़िएगा, यहाँ पर जो एक जात का रहता है उसको बोलते हैं सजातीय। तो सजातीय आवेश के बीच क्या होगा? अगर मान लीजिए प्लस प्लस है तो प्लस प्लस के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा? ध्यान दीजिएगा, आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा। देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर गर्ल यानी लड़की और यहाँ पर भी क्या है? लड़की है, तो ये दोनों के बीच क्या होगा? कुछ अंतर होगा? नहीं। लेकिन हम अगर ऐसे बताएं आपको कि यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर एक क्या है? लड़का है जिसको बी बोलते हैं, यहाँ पर एक गर्ल है जिसको एल बोलते हैं। अब देखिएगा ये लड़कवा बोले या ना बोले, ये लड़कियाँ बोले या ना बोले, एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, यानी एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। यानी वो विजातीय आवेश है। और जब लड़का और लड़का रहेगा तो कुछ होगा ना होगा, जब लड़की रहेगी तो कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए वहीं पूछा जा रहा है कि आपसे कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच क्या होता है, यानी जो सजातीय रहता है तो क्या होगा? हमारा प्रतिकर्षण करता है, यानी विकर्षण होता है, वहाँ पर अलगाव होता है। कोई दिक्कत है? अगर यहीं पर पूछ देता कि चुंबक के विजातीय आवेश के बीच क्या होता है, विजातीय हमने आपको बताया यानी जो एक जात का नहीं रहेगा, तो विजातीय आवेश के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या आप समझ गए? क्वेश्चन है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि विद्युत मोटर परावर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। कोई दिक्कत है? नो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो बी ऑप्शन नंबर दिया गया इसका करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है वह 1/मीटर होता है। वो क्या होता है? 1/मीटर होता है। इसको हम मीटर इन्वर्स भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मीटर इन्वर्स भी बोल सकते हैं। यानी हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आकाश का रंग बताना है आपको कि नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब देखिए यहाँ पर प्रकीर्णन क्या होता है, ये आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश के कण, ठीक है, जब कोई प्रकाश के कण किसी अति सूक्ष्म कण पर, ठीक, किसी अति सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह अपने कुछ भागों को अवशेषित कर, यानी प्रकाश के कुछ भाग को क्या करता है? अवशेषित करता है, और बाकी सबको अपने चारों तरफ फैला लेता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोई दिक्कत है? फिर से बताइए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या? हमने क्या बताया आपको कि जब कोई प्रकाश के कण किसी अति सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह प्रकाश के कुछ भागों को अवशेषित करता है, वह प्रकाश के कुछ भागों को क्या करता है? अवशेषित करता है, और बाकी सबको अपने चारों तरफ फैला लेता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो हमारा आकाश का रंग जो नीला होता है क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? हमने बताया था आपको कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया था? फ्राइडे ने किया था। अभी क्वेश्चन हमने पहले ही बताया आपको, ऊपर जब देखे होंगे तो आपको हमने बताया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किया था? फ्राइडे। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए आप बताइएगा, कर है क्वेश्चन आगे की ओर देख लेते हैं, थोड़ा सा धुंधलापन आ गया है। क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर। देखिए कहा जा रहा है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है
तो दर्पण होगा। यानी वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है? कौन सा? समतल दर्पण में। कोई दिक्कत है? यानी जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बिल्कुल ही हम लोगों का क्या है, करेक्ट है। यानी प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है किसमें? समतल दर्पण में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया हम लोगों का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से है। कहा जा रहा है एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। यानी जो ऑप्शन बी दिया गया हम लोगों का क्या है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर हैं? तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है करेक्ट है, 7। आपने पढ़ा होगा सा रे गा मा पा धा नी सा, ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े होंगे। तो इसमें 7 गो सुर है। कितना सुर है? 7 सुर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है विद्युतरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में अपचयन की गति हो जाती है। यानी विद्युतरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर अपचयन की गति हो जाती है धीमी। यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यानी निम्न में से कौन सा कथन सही है? दिया है 2Cu + O2 2CuO। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा कॉपर है Cu, जो कॉपर है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, मिल रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया हम लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए आपसे यहाँ से पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि समीकरण CaCO3 उष्मा CaOCO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए जो CaCO3 है, यहाँ पर CaCO3 है, वह टूट कर क्या बना रहा है, CaO + CO2 बना रहा है। यानी हम लोग पढ़े होंगे कि वैसा बड़ा पदार्थ जो खंडित होकर 2 अन्य पदार्थों का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर टूट रहा है, टूट कर 2 गो का निर्माण कर रहा है। जब 2 गो का निर्माण कर रहा है तो हमारा क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा। यानी जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कहा जा रहा है किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो जो हमारा Fe3O4 होता है, यानी फेरस ऑक्साइड, इसी पर यौगिक का प्रभाव पड़ता है। यानी जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया हम लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हमारे शरीर में pH कितने पारा के बीच कार्य करता है? यानी pH स्केल पावर हाइट, यानी ये हमारे शरीर के अंदर जितना भी तेलीय पदार्थ निवासक पदार्थ होता है उसका हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो pH होता है वह 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है। कोई दिक्कत है? यानी जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया हम लोगों का क्या है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा जा रहा है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। यानी शर्करा, कल बताए थे आपको चिनिया रोग, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं मधुमेह। इसी को क्या बोलते हैं, मधुमेह। इसी को बोलते हैं डायबिटीज, इसी को बोलते हैं शुगर। तो रक्त में जो रक्त होता है उसमें शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, यानी चीनी का इंसुलिन। कौन? इंसुलिन। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है हम लोगों का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? आपको बताना है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, यानी किसमें आयन है।
तो देखिए CaCl2 में आयन है, मतलब यह क्या है, आयनिक यौगिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। आपको बताना है वह कौन सा है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो गोल्ड यानी सोना, सोना जो होता है देखिएगा उसमें जंग कभी भी नहीं लगता है। हाई तांबा को दे दीजिए, वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, नहीं उसमें जंग लग जाएगा। जिंक को भी धर दीजिएगा, वो भी क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा। पोटेशियम को भी रख दीजिएगा, वो भी क्या हो जाएगा, संक्षारित होगा। मगर गोल्ड, सोना को रखिए, वो कभी संक्षारित होता है? अगर संक्षारित होता तो आपका जो गहना पहनते हैं आप लोग, या जो आपके घर में माँ बहन यूज करती हैं गहना, वो हमेशा क्या हो जाता है, खराब हो जाता। लेकिन सोना कभी खराब होता है क्या? नहीं। यानी गोल्ड जो होता है कभी भी ऑक्सीजन से संपर्क नहीं करता है। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया हम लोगों का क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए पूछा जा रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी जो शुद्ध सोना होता है, कौन सा, शुद्ध सोना, उसको हम लोग 24 करेक्ट में मापते हैं। किसमें? 24 करेक्ट में। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होता है, यानी वायुमंडल में CO2 कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.03%। कोई दिक्कत है? जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए पूछा जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन ये सब पूछा जा रहा है। यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं, इसको अम्लराज कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो वहीं पूछा जा रहा है सल्फ्यूरिक का अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या है। तो इसका अणु सूत्र होता है H2SO4। इसका अणु सूत्र क्या होता है, H2SO4। यानी जो ऑप्शन नंबर वी दिया गया है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला समूह, यानी अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है, बताइए इसमें से कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह कौन होता है, COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह कौन सा होता है, COOH। यानी जो ऑप्शन नंबर वी है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना होता है। यानी ओजोन O3, इसका अणु सूत्र क्या होता है, O3। तो O3 ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना है, देखिए O इंटू O, यानी यहाँ पर कई गो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, 3 गो दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए तो हम यहाँ पर बोले हैं कि ऑक्सीजन का जो ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है, O3। तो ऑक्सीजन के कितने अणु सूत्र हैं यहाँ पर, बताइए कितने परमाणु की संख्या है, 3 है कि नहीं है, 3 है। तो ऑप्शन में आपको 3 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी। ऑप्शन नंबर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, सी। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है हम लोगों का बिल्कुल नहीं करेक्ट है। ओजोन के एक परमाणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, 3 होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप बोरिंग फील कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा एक मोटिवेशनल शायरी बोल देते हैं। देखिए बुझ जाते हैं दिए अक्सर तेल की कमी से, ठीक है। क्या बोले कि बुझ जाते हैं दिए अक्सर तेल की कमी से, हर कसूर हवाओं का नहीं होता है, हर कसूर हवाओं का नहीं होता है। कि बुझ जाते हैं दिए अक्सर तेल की कमी से, हर कसूर हवाओं का नहीं होता है। ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू खुद के बनाए पिंजरे से तो निकल कर देख, तू एक अपने आप में सिकंदर है। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, आपका मेहनत आपको परीक्षा में रौनक दिखाएगी। तो देखिए जैसा हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए मेहनत करिए, या आप अपने माता पिता के सपने के लिए साकार करने के लिए मेहनत करिए। सोचिए आपके माता पिता आपसे कितना उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो आपके माता पिता हैं आपसे कितना उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपके माता पिता तो छोड़िए, आपके गुरुजन भी आपके साथ कितना उम्मीद लगाए बैठे होंगे, आप सोच रहे होंगे, ठीक है।
तो इसलिए आप लोग क्या करिए, इस सब को देखते रहिए। चलिए आगे की ओर देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, यानी 36 पंक्तियां कितनी है। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा जा रहा है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, यानी जो कैल्शियम सल्फेट होता है उसका दूसरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए पूछा जा रहा है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है। कल के क्लास में भी हमने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है वो क्या होता है, 8 होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 1 पीएम यानी 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर, यानी जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा जा रहा है एथेनॉल का क्रियाशील समूह क्या है। एथेनॉल यानी एल्कोहल, एल्कोहल का होता है OH। तो आपको OH कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए में, बी में, सी में, डी में, किस में। तो आप कहेंगे कि ए में दिखाई दे रहा है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। और चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, यानी सॉरी किसी अभिक्रिया में, क्या लिखा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, यानी जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। अब देखिएगा यहाँ पर एक और क्वेश्चन पर पूछा जाएगा, हमारा बात को पकड़िएगा। देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक, और उसके फलस्वरूप जो बनता है, उसके फलस्वरूप जो बनता है उसको कहते हैं प्रतिफल। कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे पूछा जा रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड, यानी खाना बनाने में जिस नमक का उपयोग किया जाता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वो क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो बायोगैस किसको कहते हैं, मीथेन गैस को कहते हैं। बायोगैस किसको कहते हैं, मीथेन गैस को। अभी क्वेश्चन हमने आपको पहले ही कराया, मीथेन गैस को क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4, यानी आपको कहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी है आपको वहीं पर CH4 दिखाई दे रहा होगा। कोई दिक्कत है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि पोटेशियम यानी K की परमाणु संख्या कितना होता है। कल के क्लास में भी हमने पोटेशियम का परमाणु क्रमांक बताया था, यानी परमाणु संख्या के बारे में बताया था, यानी पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है 19 होता है। अगर आप हमारे चैनल पर एकदम रेगुलर कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये जो भी हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको कल के क्लास में कराए थे, यानी कल के जो वीडियो हमने डाला था यूट्यूब पर उसमें बताया था। तो जो हमारा पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए बताइएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल को बताना है। तो दुर्बल अम्ल हमारा कौन होता है, CH3COOH। आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कार्बन क्या है। कार्बन क्या है आपको बताना है। तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु। कार्बन क्या है, अधातु, यानी जो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। और चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए जो क्वेश्चन है बायो से स्टार्ट होने लगा।
नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? तो नर तथा मादा युग्मक के संयोग से जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीन प्ररूप या जीनोटाइप। यानी जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट है। और चलते अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पूछा जा रहा है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय तो कौन होता है? सर्प होता है, सांप जिसको बोलते हैं आप लोग। यानी जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। कोई दिक्कत है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। कौन? एनीमिया। यानी जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिया गया है बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा जा रहा है, कवक में पोषण की विधि क्या है? यानी कवक में कौन सी पोषण की विधि होती है? तो कवक में जो होता है मृतजीवी होता है। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए तो देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्या है। पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन क्या है? बात को पकड़िएगा, ऑक्सीजन नहीं पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ऑक्सीजन पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन एक हमारा हार्मोन होता है। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए पूछा जा रहा है, मानव में डायलिसिस थैली होता है। यानी डायलिसिस थैली कौन होता है? तो नेफ्रॉन हमारे शरीर में एक ऐसा थैली है जो डायलिसिस की कार्य करता है। यानी डायलिसिस कृत्रिम वृक्क नियंत्रक उसको बोला जाता है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए पूछा जा रहा है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी जो भोजन पचता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। कौन सा? उपचयन। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये हमने आपको बताया, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग कहते हैं निषेचन। उसको क्या कहते हैं? निषेचन। अब बताइए हमको, इसमें आपको कहीं पर निषेचन दिखाई दे रहा है? नहीं। यानी इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है बिल्कुल ही करेक्ट है। यानी नर युग्मक, ध्यान दीजिएगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। चलिए आगे की ओर देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप मतलब होता है पेड़ पौधा। तो आप बताइए कौन एक लिंगी है? तो पपीता है। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा जा रहा है, मुकुल द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुल द्वारा। तो मुकुल द्वारा जो प्रजनन होता है वो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? किसमें होता है? ईस्ट में। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट है। और देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पूछा रहा है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले, क्या मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिले के किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? किस जल में? तो गंदा जल में। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है हम लोगों का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये आपके कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए बात को ध्यान दीजिएगा हमरा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। यानी जो ओजोन परत होता है, ओजोन परत वो किस में पाया जाता है? तो ओजोन परत जो होता है आयनोस्फीयर में पाया जाता है। किसमें? आयनोस्फीयर में। यानी जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया बिल्कुल करेक्ट है। किसमें पाया जाता है? आयनोस्फीयर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को जो ग्रहण करता है उसको बोलते हैं उत्पादक। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पूछा जा रहा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी है। एटीपी क्या होता है? ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का सिक्का, यानी
ऊर्जा का संग्राहक इनमें से सभी, इनमें से क्या होता है, सभी होता है। एटीपी जो होता है इनमें से सभी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बायोलॉजी से देखिए पूछा जाए सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी सुपोषी पोषण के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल ही करेक्ट है, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। अब चलिए आगे की ओर देखते हैं। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, आप बताइए शुक्राणुओं का जो मोचन होता है कहाँ पर होता है, तो जो ऑप्शन नंबर वी है बिल्कुल ही करेक्ट है, शुक्रवाहिका में होता है। किसमें, शुक्रवाहिका में। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब पूछा जा रहा है कि ओजोन परत के अवक्षय से होने वाली बीमारियां क्या होती है। जब ओजोन परत हट जाएगा नो, तो ओजोन परत को हम लोग सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच। अगर ओजोन परत हट गया तो जो सूर्य के निकलने वाली पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचेगी और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को त्वचा कैंसर, उत्परिवर्तन, मोतियाबिंद जैसे खतरनाक बीमारी उत्पन्न होने लगेगी, यानी जो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी दिया गया है बिल्कुल नहीं क्या है, करेक्ट है। यानी ओजोन परत के अवक्षय हो जाने से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, त्वचा कैंसर भी, मोतियाबिंद भी, उत्परिवर्तन भी, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल नहीं क्या है, करेक्ट है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा जा रहा है आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, यानी आनुवांशिक गुणों का संदेश कौन होता है। देखिएगा आपके शरीर में एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग बेआहा बोलते हैं। वो क्या करेगा, एक संतति का गुण दूसरे संतति में ट्रांसफर कर देगा, यानी आपको जो दादाजी को तबीयत, यानी जो आपके दादाजी को बीमारी हुई होगी वह आपके पिताजी में भी आएगा और आपके पिताजी के माध्यम में आप में भी चला जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेआहा। ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यही होता है डीएनए। कौन, डीएनए, इसको बोलते हैं डायोक्सी न्यूक्लियक एसिड, यानी आनुवांशिक गुणों का संदेश वाहक कौन होता है, डीएनए, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। पूछा जा रहा है एक नर हार्मोन है, आपको बताना है इनमें से कौन नर हार्मोन है, यानी पुरुष हार्मोन बताना है, कौन है, टेस्टोस्टेरोन। कौन है, टेस्टोस्टेरोन, यानी जो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी दिया गया है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए पूछा जा रहा है शुक्राणु का निर्माण होता है, आपको बताना है शुक्राणु का जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है, वृषण में होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पूछा जा रहा है किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का पिता कहा जा रहा है। हम बार बार करें, अगर आप कल का क्लास देखे होंगे, यानी कल का वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन उसमें का भी दिखाई दे रहा होगा। यानी आनुवंशिकता का पिता किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। और चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा, तो विसरण द्वारा, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल ही करेक्ट है। और चलिए जो आज का अंतिम क्वेश्चन है 80, जो आज की लास्ट क्वेश्चन है, ये आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने, 2, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए एक हम आपके लिए होमवर्क देते हैं, जो कि आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। जितने लोग जानते हैं कमेंट में हाँ लिखिएगा और उसका उत्तर बताइएगा, और जितने लोग नहीं जानते हैं वो कमेंट में नहीं लिखकर भेजिएगा, तो मैं उसको अगला क्वेश्चन में बता दूंगा। यानी मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की कुल कितनी संख्या होती है, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी बताना है। कोई दिक्कत है तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।